ट्वेल्थ के बैंकिंग के छात्रों को आज बात करते हैं अध्याय 9 भूमि विकास बैंक। कल हमने बात करी थी भूमि विकास बैंक के टिप्पणी के रूप में। तो अगर टिप्पणी के रूप में आए तो जितना कल बताया था उतना लिखा जा सकता है, लेकिन अगर दीर्घकालीन में आए क्वेश्चन तो कुछ चीज़ें इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत में भूमि विकास की विशेषताएं। भूमि विकास का अर्थ और मैथ हमने समझा था। अब बात करते हैं विशेषताओं की। कार्य, सबसे पहले किसके कार्य विशेष में हैं। भूमि विकास के 3 प्रमुख कार्य हैं। दीर्घकालीन ऋण देना, बचतों को प्रोत्साहित करना, सलाह देना। दीर्घकालीन ऋण से मतलब है ये लंबी अवधि के ऋण देते हैं और सदस्यों को ऋण देते हैं। बचतों को प्रोत्साहित करना मतलब है ये जमा स्वीकार भी करते हैं, यानी कि सदस्यों से जमा भी स्वीकार करते हैं। सलाह देने का मतलब है ये सरकार को वित्तीय सलाह भी देते हैं तथा जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी सरकारें होती हैं उनको भी सलाह ये देते हैं। दूसरी बात करते हैं इसके दीर्घकालीन ऋण के उद्देश्य क्या होते हैं। इसके जो दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं उसके उद्देश्य क्या हैं। पैतृक या पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए, अगर आपके पास पैतृक या पुराने ऋण हैं क्योंकि वो बहुत अधिक ब्याज रेट पर हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको भुगतान करने के लिए यहाँ से लोन लिया जा सकता है। ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए, अगर आम उपजाऊ भूमि है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए खर्चा ज़्यादा आता है, ऐसी स्थिति में यहाँ उस भूमि को गिरवी रख के आप कृषि योग्य यंत्रों द्वारा उसको कृषि योग्य बना सकते हैं। आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए आपको, यदि कृषि यंत्र आपके पुराने हैं या आउटडेटेड हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में आप आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए भी यहाँ से लोन ले सकते हैं। जैसे ट्रक वगैरह के लिए, सिंचाई के लिए कुआं बनवाना हो या पंप खरीदने के लिए भी यहाँ से लोन, भूमि विकास बैंक से लोन मिल जाता है। बात करते हैं इसके प्रबंधन की। इसका प्रबंध संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें 7 से 9 संचालक होते हैं, जिनमें से 2 या 3 को संचालक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है तथा 1 संचालक की नियुक्ति केंद्रीय भूमि विकास बैंक करती है, जो राज्य सरकार के मुख्यालय राजधानी पर जिसका मुख्यालय होता है द्वारा किया। 6 संचालक सदस्य चुनते हैं, यानी बाकी के 6 सदस्य जो उसके सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। संचालकों को कोई वेतन नहीं है, यहाँ पर संचालकों को कोई वेतन नहीं दिया जाता है। पूंजी, इसकी पूंजी के बारे में बात करते हैं। इसकी पूंजी के स्रोत निम्नलिखित हैं, यानी कि ये कहाँ जहाँ से पूंजी प्राप्त कर सकती है। अंश व ऋण पत्रों को बेचकर, अपनी बैंक के अंश व ऋण पत्रों को बेचकर ये पूंजी प्राप्त करती है। जनता से जमा स्वीकार करके जनता से जमा भी स्वीकार कर लेती है ये, ऐसी स्थिति में अपनी पूंजी प्राप्त कर लेती है। संचित कोष का निर्माण करके, इसका क्या मतलब है, जो इन बैंकों को लाभ होता है उसमें से कुछ हिस्सा इनमें अनिवार्य रूप से संचित कोष में रखा जाता है, तो उनसे ऐसे हर कई सालों के लाभ जोड़कर संचित कोष बना लिया जाता है, उसके द्वारा भी ये पूंजी प्राप्त कर लेते हैं। अनुदान प्राप्त करते हैं, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर लेते हैं, केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त कर लेते हैं, अन्य जो औद्योगिक बैंक हैं या ग्रामीण बैंक हैं उनसे भी ये लोन प्राप्त कर लेते हैं। अनुदान का मतलब है सहायता राशि प्राप्त करने से है, तो सहायता राशि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये प्राप्त कर लेते हैं। अब बात आती है ऋण देने की नीति। प्राथमिक भूमि विकास बैंक केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देते हैं। जो प्राथमिक स्तर पर भूमि विकास बैंक हैं, यानी कि ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, वो अपने सदस्यों को ही ऋण देते हैं। सदस्य कौन से होते हैं, जो, क्योंकि सहकारी बैंक समितियों को इसमें जोड़ दिया गया था बाद में, जो पहले सहकारी समितियां थीं उनको जोड़कर एक आज की तारीख में ग्रामीण एवं विकास बैंक, इसीलिए इस बैंक का नाम अब चेंज हो गया, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कर दिया गया, क्योंकि इसमें सहकारी समितियों को भी जोड़ दिया गया। सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं उनको ये ऋण देते हैं और उनको उनकी ज़मीन के कागज गिरवी रख लेते हैं और लोन देते हैं। केंद्रीय भूमि विकास बैंक जो राज्य स्तर पर जिसका मुख्यालय होता है, वो केवल प्राथमिक बैंकों को ऋण देता है, सीधे जनता को ऋण नहीं देता है या सदस्यों को ऋण नहीं देता है।
इसके बाद बात करते हैं ऋण की अवधि और बीमा सीमा, यानी कि कितनी अवधि के ऋण दिए जा सकते हैं और किस सीमा तक दिए जा सकते हैं। जमानत के रूप में बंधक रखी हुई ज़मीन के अतिरिक्त अगर उसके पास किसी ग्रामीण के पास किसान के पास अचल संपत्ति है, यानी कि उसका मकान वगैरह है, तो उन दोनों के मूल के अनुमानित मूल्य का 50% तक यहाँ लोन दिया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर उनका 2 लाख रुपए दोनों ज़मीन जो खेती बाड़ी की ज़मीन है वो, और जो उसका मकान वगैरह है उसकी संपत्ति का अगर मान लीजिए कुल अनुमानित मूल्य 2 लाख है, तो ऐसी स्थिति में उसको 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है तथा 7 से 20 अवधि तक की, यानी कम से कम 7 साल और अधिकतम 20 साल की अवधि के लिए ऋण मिलते हैं। कुछ राज्यों में न्यूनतम व अधिकतम सीमा निर्धारित करी गई है। वहाँ पर कुछ राज्यों में निर्धारित किया गया है कि यानी कि चाहे आपकी अनुमानित मूल्य ज़्यादा हो, लेकिन ऐसी स्थिति में इतने से कम नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, यानी कि उसमें 50% की वो सीमा ख़त्म कर दी है कुछ राज्यों में, लेकिन ज़्यादातर राज्य 50% पर ही दे रहे हैं। ब्याज दर सामान्यतः केंद्रीय बैंक 13% की ब्याज लेते हैं, यानी कि जो केंद्रीय बैंक हैं बैंक के जो हैं वो तो 13% की ब्याज लेते हैं, किंतु विभिन्न राज्य विभिन्न दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जो प्राथमिक स्तर पर जो बैंक हैं जो वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग दरें हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ हैं, राजस्थान में कुछ हैं या कहीं और कुछ हैं, यानी केवल प्राथमिक बैंकों के जो ऋण हैं उनकी ब्याज दर में ही भिन्नता होती है। सामान्यतः केंद्रीय बैंक जो हैं वो अलग, अधिकतर केंद्रीय बैंक 13% की ब्याज लेती है। किन से लेती हैं वो? प्राथमिक बैंकों से, क्योंकि वो प्राथमिक बैंकों को ही लोन देती हैं। ऋण वसूली कैसे की जाती है? ब्याज सहित इसमें धनराशि की एक समान किस्तें बनाकर वसूली कर ली जाती है, यानी कि जो टोटल ब्याज बनती है और जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है उसका एक समान, जैसे 10 साल में देना है या 20 साल में देना है, उसका भाग देकर एक समान किस्त ज्ञात कर ली जाती है और वही हर साल उससे वसूल की जाती है। लाभांश का वितरण, लाभ का एक निश्चित हिस्सा सुरक्षित कोष में जमा करने के बाद शेष राशि सदस्यों के लाभांश के रूप में बांट दी जाती है। लाभ का जो इन बैंकों को लाभ होता है उसमें से एक निश्चित हिस्सा अलग अलग राज्य ने अलग अलग निश्चय कर रखा है। ऐसी स्थिति में तो जो निश्चित किया हुआ हिस्सा है उतना कोष में जमा कर दिया जाता है, सुरक्षित कोष में, और बाकी की राशि सदस्यों के में लाभांश के रूप में बांट दी जाती है। भूमि विकास बैंक के लाभ तथा महत्व की बात करते हैं। दीर्घकालीन ऋणों की प्राप्ति, सबसे पहला लाभ तो यही है कि दीर्घकालीन लंबे सब अवधि के ऋण प्राप्त हो जाते हैं, यानी जो आसानी से चुकाए जा सकते हैं। कम ब्याज दर होती है इनमें, महाजनों व प्राइवेट बैंकों से कम ब्याज दर हैं। महाजनों की शोषण से मुक्ति मिल गई है इसमें निश्चित तौर पर। ये तो सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य यही है कि इन्होंने महाजनों की जो ऊँची दर की और जो उनका गोरख धंधा चल रहा था, जो उनका शोषण का चल रहा था, ज़मीन हड़प लेते थे, वो उससे मुक्ति मिल गई है ग्रामीणों को, किसानों को। भूमि के मूल्य में भी वृद्धि हो, अगर ऊसर भूमि को अगर उपजाऊ बना दिया था, क्योंकि इसमें उसके लिए लोन मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसका मूल्य बढ़ जाते हैं। ग्रामीण और किसानों का विकास इससे संभव है। निश्चित तौर पर जब वो लोन मिल जाएगा, उनकी भूमि उपजाऊ हो जाएगी, तो अधिक मात्रा में वो कमाई कर सकते हैं, उनका विकास संभव है ऐसे। अब बात करते हैं भारत में भूमि विकासों की धीमी प्रगति के कारण, यानी कि इतना कुछ करने के बाद भी इसकी भूमि विकास बैंक की प्रगति ज़्यादा नहीं हुई है, यानी कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है। तो इसके कुछ दोष जो इसमें प्रतीत होते हैं वो इसके कारण हैं। जैसे पूंजी की कमी, निश्चित तौर पर इसमें पूंजी की कमी है, क्योंकि ये सदस्यों से ही प्राप्त करती है, हर कोई इसमें पूंजी नहीं लगा सकता। ऋण देने की दोषपूर्ण व्यवस्था, ऋण देने की भी दोषपूर्ण व्यवस्था है, यानी क्योंकि सदस्यों को ऋण दिया जाता है, ऐसी स्थिति में जिसको आवश्यकता है वह उसको ऐसा लोन नहीं मिल पाता। पुराने ऋणों के परिशोधन पर बल, यानी कि पुराने जो ऋण हैं उसके उनको भुगतान करके नया ले लिया जाता है, उनको भुगतान करने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कमी यही है कि वो पुराने ऋणों को चुका कर नया ऋण ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में सही बिजनेस नहीं हो पाता, सही विकास नहीं हो पा रहा, यानी कि हर व्यक्ति को लोन भी नहीं मिल पा रहा है ऐसी स्थिति में। भूमि सुधारों के लिए कम महत्व, जो वास्तव में इसका महत्व जो था वो भूमि सुधारों के लिए था, लेकिन क्योंकि अपने आधुनिक यंत्र ले हैं, जो अनुपजाऊ भूमि है
उनको उपजाऊ बनाने के लिए लोन मिले तो निश्चित तौर पर भूमि सुधार फ़ायदा करें। लेकिन यहाँ भूमि सुधारों के लिए ऐसे लोन कम ही मिलते हैं, ऐसी स्थिति में इनका कम महत्व है। ऋण का उपयोग कृषि कार्यों में नहीं किया जाता, किसी अन्य कार्यों में किया जाता, क्योंकि यहाँ पर कोई इसका निरीक्षण करने वाला कोई नहीं है कि वो कृषि कार्य में लग रहा है या किसी और कार्य में लग रहा है। ऋण की अवधि कम है, ऋण की अवधि 20 साल को अवधि कम होती है। लंबी अवधि का मान लो कोई लोन है तो ऐसी स्थिति में 20 साल की अवधि, क्योंकि यहाँ 20 साल तक के लिए ही लोन दिया जाता है। तो ये पक्षपात पूर्ण रमैया, क्योंकि सहकारी समितियों में पक्षपात पूर्ण रवैया था और वो इनमें मिक्स कर दी गई, तो ऐसी स्थिति में वो पक्षपात पूर्ण रवैया अभी भी चल रहा है। इसमें किसी को तो काफ़ी मात्रा मिल जाता है लोन, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। वापसी में विलम्ब होता है इसमें, यानी कि आसानी से किस्तें प्राप्त नहीं होती हैं, अधिग्रहण में कठिनाइयाँ। और अगर उसमें अधिग्रहण जो ज़मीन के कागज़ रखे हुए हैं उनसे अगर वो ऋण चुकाने में असफल रहता है तो उसका अधिग्रहण करने में बहुत अधिक कठिनाइयाँ हैं। यानी कि इस न्यायालय से परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, तब ऐसी स्थिति में अधिग्रहण हो सकता है। और सहकारिता के सिद्धांतों का पालन नहीं। सहकारिता का मतलब सिद्धांत है कि सभी का सहयोग किया जाए, सभी के द्वारा सभी के लिए सबों का सहयोग किया जाए। जो भी इसमें पालन नहीं किया जाता है, आने लगा है, ऐसी स्थिति में भी सहकारिता इसमें सहकारी कंपनी समितियां जोड़ी गई थी, उनका महत्व खत्म हो गया है। आधुनिक असंतुलित विकास से मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास तो काफ़ी मात्रा में जिसका दबदबा है, जिस किसान का या जिस सदस्य का दबदबा है उसको अधिक लोन मिल जाता है, उसके साथियों को अधिक लोन मिल जाता है। ऐसी स्थिति में असंतुलित विकास है, किसी के पास बहुत अच्छी काफ़ी लोन मिल जाए, किसी को कम नहीं मिल पाते हैं। पर्याप्त राशि का उपलब्ध न होना, क्योंकि इनके पास राशि पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होती है, जब ज़रूरत होती है तब मिल नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से ये ज़्यादा विकास नहीं कर पाएंगे। अब इसके सफलता के सुझाव दिए जा सकते हैं कि ऋण देने की व्यवस्था में सुधार किया जाए, पक्षपातपूर्ण रवैया ख़त्म किया जाए, अवधि में वृद्धि की जाए, ब्याज दरों में कमी की जाए, समय पर वसूली की जाए, बैंकों का जाल बिछाए यानी कि बैंकों की मात्रा बढ़ाई जाए, हर गांव या तहसील स्तर पर बैंक की स्थापना की जाए। कृषि संबंधी सही आंकड़ों यानी कि जो कृषि संबंधी सही आंकड़े उनको जुटा कर दिए जाएँ, जिससे कि वो पता लगा सकें किस किसान को अधिक आवश्यकता है, और जिससे कि कृषि में सुधार हो सके, कृषि का विकास हो सके। तो ऐसी स्थिति में सही आंकड़े अगर उनके पास मिले तभी ये संभव है। भूमि सुधार हेतु अधिकार देना, भूमि सुधार के लिए ऐसे लोन मिलने चाहिए। पूंजी में वृद्धि करना, इनकी पूंजी में वृद्धि की जाए, सरकार इनकी मदद करे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिससे इनकी पूंजी बढ़ जाए। सरकार से प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिले, यानी कि ये तुरंत सीधी ही आर्थिक व्यवस्था मिले, किसी के द्वारा ना मिले, क्योंकि किसी द्वारा में स्थिति में उसको पूरा नहीं मिल पाता है। बंधक भूमि को बेचने का अधिकार, जो बंधक रखी हुई ज़मीन है अगर वो ऋण देने में असफल होता है तो उसे आसानी से उसे बेचा जा सके, ऐसे उन्हें इतनी आसान किया जाना चाहिए प्रक्रिया को। प्राथमिक भूमि विकास बैंक का निरीक्षण किया नहीं, यानी इसका कोई निरीक्षण नहीं करता, जैसा मनचाहा किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विकास कहाँ से संभव है। अन्य सहकारी संगठन से इसका समन्वय नहीं है, यानी कोई भी अन्य जो सहकारी संगठन है वो उनसे इनका कोऑपरेशन नहीं है, जिससे पता लग जाए कि किसी व्यक्ति को वास्तव में किसको आवश्यकता है, उसी को ऋण दिया जाए।